आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर इंसान बिजी है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग प्रोडक्टिव नहीं है। मोबाइल की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और लगातार टूटता फोकस हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। डीप वर्क किताब में कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करना जानते हैं। ये किताब सिखाती है कि कैसे कम समय में ज्यादा और बेहतर काम किया जाए, सोचने की ताकत बढ़ाई जाए और भीड़ से अलग पहचान बनाई जाए। अगर आप अपने फोकस, करियर और जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को गौर से देखें तो हमें समझ आएगा कि हम सब एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का पहला चैप्टर इसी धोखे की परतें खोलता है। वो शुरू में ही एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं जिसे सुनकर शायद आपको बुरा लगे, लेकिन वो सच है। वो कहते हैं कि आने वाले समय में केवल 3 तरह के लोग ही कामयाब होंगे। जिनके पास निवेश करने के लिए बहुत पैसा है, जो मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना जानते हैं, और वो जो अपने काम में इतने माहिर हैं कि उनके जैसा कोई दूसरा ना हो। अब चूंकि हम सबके पास करोड़ों रुपए नहीं हैं और हर कोई मशीन बनाने वाला इंजीनियर नहीं है, तो हमारे पास सफल होने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपने काम में एक्सपर्ट बनना। और एक्सपर्ट बनने के लिए जिस इकलौती चीज की जरूरत है उसे ही डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक मुश्किल काम पर घंटों तक टिके रहना। आज की दुनिया में 2 ऐसी काबिलियतें हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है। पहली है कठिन चीजों को बहुत जल्दी सीखने की क्षमता। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आप आज जानते हैं वो कल बेकार हो जाएगा। ऐसे में अगर आप एक गहरे फोकस के साथ नहीं पढ़ सकते तो आप कभी नई चीजें नहीं सीख पाएंगे। आप बस सतह पर तैरते रहेंगे। दूसरी काबिलियत है बेहतरीन नतीजे पैदा करना। आपका काम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितने घंटे कुर्सी पर बिताए, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उन घंटों में कितना गहरा फोकस लगाया। अगर आप 10 घंटे तक फोन पास रखकर काम कर रहे हैं तो आपका आउटपुट उस इंसान से बहुत कम होगा जिसने सिर्फ 2 घंटे बिना फोन छुए काम किया है। इस चैप्टर की सबसे चौंकाने वाली बात अटेंशन रेजिड्यू यानी ध्यान का अवशेष है। इसे ऐसे समझिए कि जब आप कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं और अचानक से बस 2 सेकंड के लिए अपना व्हाट्सएप मैसेज या कोई ईमेल देख लेते हैं तो आपको लगता है कि आपने सिर्फ 2 सेकंड खराब किए, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उस मैसेज के बारे में सोच रहा है। आपके ध्यान का एक हिस्सा उस मैसेज पर ही चिपका रह गया है। अब जब आप वापस अपने काम पर आते हैं तो आपका दिमाग पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अपना पूरा अटेंशन नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग पूरा दिन इसी तरह बिताते हैं, एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि दिन खत्म होने पर हम बुरी तरह थके हुए होते हैं, लेकिन असल में हमने कोई बड़ा या कीमती काम नहीं किया होता। लेखक एक और गहरी चोट करते हैं जब वो उथले काम यानी शैलो वर्क की बात करते हैं। ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना या बस बिजी दिखना, ये सब उथला काम है। ये काम आपको थका देता है लेकिन आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाता। दुनिया में आज ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई है जो उथले काम में माहिर हैं, इसलिए इस काम की कीमत गिरती जा रही है। अगर आप वही कर रहे हैं जो हर कोई कर सकता है तो आपको उतना ही मिलेगा जितना सबको मिल रहा है। असल पैसा, नाम और सुकून उन लोगों को मिलता है जो डीप वर्क के जरिए ऐसी चीजें बनाते हैं जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाए। हमारी एकाग्रता की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बोरियत से इतना डरने लगे हैं कि जैसे ही हमें खाली 1 मिनट मिलता है हम फोन निकाल लेते हैं। हमारी ये आदत हमारे दिमाग को इस कदर सुस्त बना रही है कि हम चाहकर भी किसी मुश्किल काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। लेखक का कहना है कि अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो आपको अपनी एकाग्रता को एक सुपर पावर की तरह देखना होगा। ये चैप्टर हमें ये यकीन दिलाता है कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से मिलती है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हैं तो आप न केवल आर्थिक रूप से सफल होंगे, बल्कि आपको अपने काम में वो खुशी और संतुष्टि मिलेगी जो आज की इस शोरशराबे वाली दुनिया में लगभग गायब हो चुकी है। ये चैप्टर हमें बस एक ही बात सिखाता है, अगर आप गहराई में नहीं उतरेंगे
तो आप सिर्फ किनारे की रेत बटोरते रह जाएंगे, जबकि मोती हमेशा गहरे पानी में ही मिलते हैं। दूसरा चैप्टर एक बहुत ही अजीब लेकिन सच लगने वाले विरोधाभास के बारे में है। भले ही आज की दुनिया में गहराई से काम करने की काबिलियत सबसे कीमती चीज बन गई है, लेकिन विडंबना यह है कि आज ही के समय में ये काबिलियत सबसे दुर्लभ यानी रेयर होती जा रही है। अगर आप किसी भी ऑफिस या वर्कप्लेस में जाकर देखें तो आपको दिखेगा कि लोग काम करने के बजाय काम करने का नाटक करने में ज्यादा व्यस्त हैं। न्यूपोर्ट इसे एक बड़े संकट की तरह देखते हैं। वो बताते हैं कि आज की कंपनियां और वर्क कल्चर ऐसी दिशा में जा रहे हैं जो डीप वर्क को बढ़ावा देने के बजाय उसे पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ओपन ऑफिस का कल्चर, जहां हर कोई एक दूसरे को देख सकता है और कभी भी टोक सकता है, या इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे स्लैक या व्हाट्सएप, जहां आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हर मैसेज का तुरंत जवाब दें। ये चीजें हमें एक ऐसी मानसिक स्थिति में डाल देती है जहां हम कभी भी शांति से सोच ही नहीं पाते। लेखक यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, द ब्लैक होल ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब यह है कि डीप वर्क के फायदों को मापना बहुत मुश्किल है। अगर कोई प्रोग्रामर चुपचाप बैठकर 3 घंटे तक एक बहुत मुश्किल कोड लिख रहा है तो बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 100 ईमेल भेजता है और 10 मीटिंग्स अटेंड करता है तो वो बहुत बिजी और कामकाजी नजर आता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग उथले काम की तरफ भागते हैं, क्योंकि उसे दिखाना और साबित करना आसान होता है। हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां व्यस्त दिखने को ही उत्पादकता मान लिया गया है। न्यूपोर्ट इसे बसनेस इज प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी जब हमें पता नहीं होता कि असल में क्या बड़ा काम करना है तो हम बस छोटे मोटे कामों में खुद को उलझा लेते हैं ताकि हमें और दूसरों को ये लगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा ये चैप्टर इंटरनेट और सोशल मीडिया के उस प्रभाव के बारे में भी बात करता है जिसने हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्शन का आदी बना दिया है। आज के समय में हर ऐप, हर नोटिफिकेशन और हर वेबसाइट इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो आपका ध्यान अपनी ओर खींच सके। हम एक ऐसे डिजिटल शोर के बीच रह रहे हैं जहां गहराई से सोचना लगभग असंभव सा हो गया है। डीप वर्क करना इसलिए भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा की जरूरत होती है और हमारा दिमाग स्वभाव से आलसी होता है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है, जैसे ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये चीजें हमें एक झूठा सुकून देती है कि हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, जबकि असल में हम अपने सबसे जरूरी काम से दूर होते जा रहे हैं। डीप वर्क का दुर्लभ होना आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है। वो कहते हैं कि अगर हर कोई आसानी से फोकस कर पाता तो इसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन चूंकि आज पूरी दुनिया का ध्यान बंटा हुआ है और लोग गहराई में जाने की क्षमता खो रहे हैं, ऐसे में अगर आप खुद को थोड़ा सा भी अनुशासित कर लेते हैं और डीप वर्क की आदत डाल लेते हैं तो आप मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमती बन जाएंगे। आप वो काम कर पाएंगे जो आपके आसपास के 90% लोग चाह कर भी नहीं कर पा रहे। ये चैप्टर हमें ये नहीं बताता कि डीप वर्क कैसे करें, बल्कि ये समझाता है कि आज के समय में ये एक लुप्त होती कला है। जो इस कला को बचा लेगा वही आने वाले समय का लीडर होगा। सरल शब्दों में कहें तो ये चैप्टर हमें नींद से जगाता है और बताता है कि जिसे हम मॉडर्न वर्क कल्चर कह रहे हैं वो असल में हमारी बुद्धिमत्ता और सृजनशीलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरा चैप्टर एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सच के बारे में है। गहराई से काम करना सिर्फ पैसे कमाने या करियर में आगे बढ़ने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने का सबसे बड़ा राज है। आमतौर पर हमें लगता है कि आराम करना या खाली बैठना हमें खुशी देता है, लेकिन न्यूपोर्ट इसके उलट बात करते हैं। वो फ्लो के सिद्धांत का जिक्र करते हुए समझाते हैं कि इंसान का दिमाग तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब वो किसी बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाता है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका दिमाग फालतू की चिंताओं, बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल के डर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उस वक्त सिर्फ आप होते हैं और आपका वो काम होता है जिसे आप अपनी पूरी क्षमता से कर रहे होते हैं। यही वो मानसिक स्थिति है जिसे लेखक अर्थपूर्ण जीवन का आधार मानते हैं। इसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक शिल्पकार या कलाकार का। एक लकड़ी का काम करने वाला इंसान जब घंटों तक एक एक बारीक नक्काशी पर ध्यान देता है
तो उस काम के खत्म होने पर उसे जो गर्व और संतोष महसूस होता है वो किसी भी सोशल मीडिया लाइक या छोटी मोटी तारीफ से कहीं ज्यादा गहरा होता है। हम इंसानों के लिए काम केवल रोटी कमाने का साधन नहीं है, बल्कि ये अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करने का तरीका है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के नॉलेज वर्क वाले दौर में, जहां हम सारा दिन सिर्फ फाइलों और ईमेल्स के बीच फंसे रहते हैं, हमें अपने काम का कोई ठोस नतीजा दिखाई नहीं देता। इसकी वजह से हम अपने काम से कटा हुआ महसूस करते हैं और एक अनजानी सी उदासी हमें घेरे रहती है। डीप वर्क हमें वापस उस शिल्पकार वाली भावना से जोड़ता है। जब आप गहराई में जाकर कुछ ठोस बनाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपने दुनिया में कुछ कीमती जोड़ा है। लेखक यहाँ न्यूरोलॉजी यानी दिमाग के विज्ञान की बात भी करते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग उसी चीज को अपनी असलियत मान लेता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अगर आप अपना पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन, शोर और उथले कामों में बिताते हैं तो आपका दिमाग भी उसी शोर को अपनी सच्चाई मान लेगा और आप हमेशा बेचैन रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा डीप वर्क को देते हैं तो आपका दिमाग शांत और व्यवस्थित रहने का आदी हो जाता है। आप अपने काम में एक तरह की पवित्रता खोजने लगते हैं। यहाँ तक कि सबसे बोरिंग लगने वाला काम भी अगर पूरे ध्यान से किया जाए तो वो आपको एक अलग तरह का आनंद दे सकता है। डीप वर्क एक खाली और बेमतलब की जिंदगी को एक मिशन और मकसद वाली जिंदगी में बदल देता है। खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके ध्यान की गहराई में छुपी है। जो लोग हर वक्त यहाँ वहां भटकते रहते हैं वे कभी भी जिंदगी के असली रस को नहीं चख पाते। एक गहरी जिंदगी ही एक अच्छी जिंदगी है। जब आप अपने दिमाग की पूरी शक्ति को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं तो आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा होता है। आप अपनी ही नजरों में ऊपर उठ जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो कि अगर आप डिप्रेशन और अर्थहीनता से बचना चाहते हैं तो खुद को किसी ऐसे काम में डुबो दीजिए जो आपसे आपकी पूरी मेहनत मांगता हो। गहराई में उतरना ही वो रास्ता है जो आपको मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाता है। दूसरे भाग का ये पहला नियम सबसे ज्यादा व्यावहारिक है। लेखक न्यूपोर्ट यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि काम करने के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर का होना जरूरी है, यानी जब मन करेगा या जब मोटिवेशन आएगा तब हम गहराई से काम करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, जैसे फोन की बैटरी। अगर आप इसे हर बार खुद को जबरदस्ती काम पर बैठाने में खर्च करेंगे तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी और आप फिर से फोन चलाने लगेंगे। इसलिए डीप वर्क को इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि अनुशासन और रूटीन पर छोड़ देना चाहिए। आपको ऐसी आदतें बनानी होंगी कि आपको सोचना ही न पड़े कि काम कब शुरू करना है। इस नियम को लागू करने के लिए लेखक ने 4 अलग अलग तरीके या फिलॉसफी बताई है ताकि हर इंसान अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चुन सके। पहली है मूक मोड, मोनेस्टिक अप्रोच, जिसमें इंसान दुनिया से बिल्कुल कट जाता है। जैसे कोई साधु, वो न ईमेल चेक करता है न किसी से मिलता है, बस हफ्तों या महीनों तक अपने एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता है। ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी है बायमॉडल मोड, बायमॉडल अप्रोच, जिसमें आप अपने हफ्ते के कुछ दिन या साल के कुछ महीने डीप वर्क के लिए चुन लेते हैं और बाकी समय आम लोगों की तरह काम करते हैं। तीसरी और सबसे लोकप्रिय है रिदमिक मोड, रिदमिक अप्रोच, जहां आप हर दिन का एक फिक्स समय जैसे सुबह 5 से 8 बजे डीप वर्क के लिए तय कर लेते हैं। ये एक लय की तरह बन जाता है और आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। चौथी है जर्नलिस्टिक मोड, जर्नलिस्टिक अप्रोच, जो केवल अनुभवी लोगों के लिए है, जहां आप दिन में जब भी खाली वक्त मिले तुरंत डीप वर्क मोड में चले जाते हैं। डीप वर्क के लिए आपको अपना एक नियम बनाना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप कहाँ काम करेंगे, कितनी देर तक करेंगे और उस दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे होगा। उदाहरण के लिए मैं हर सुबह लाइब्रेरी के उस कोने वाली मेज पर बैठूंगा जहां नेट नहीं आता और 2 घंटे बिना रुके लिखूंगा। इसके साथ ही आपको अपने काम करने के तरीके को एक अनुष्ठान बनाना होगा, जैसे काम शुरू करने से पहले एक खास तरह की कॉफी पीना या अपनी डेस्क को साफ करना। ये छोटी चीजें आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अब गहराई में जाने का समय हो गया है। जब दिमाग को ये सिग्नल रोज मिलने लगता है तो वो बिना प्रतिरोध के फोकस मोड में चला जाता है। एक और बहुत जरूरी बात जो इस नियम में बताई गई है
वो है आराम की अहमियत। डीप वर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए शटडाउन होना बहुत जरूरी है। शाम को एक निश्चित समय के बाद अपने काम को पूरी तरह बंद कर दें। कोई ईमेल न देखें, कोई प्लानिंग न करें। जब आप अपने दिमाग को पूरी तरह आराम देते हैं, तभी वो अगले दिन दोबारा डीप वर्क करने के लिए तैयार हो पाता है। अगर आप रात भर अपने काम के बारे में सोचते रहेंगे, तो अगले दिन आपके पास वो मानसिक ऊर्जा नहीं होगी जो गहराई में जाने के लिए चाहिए। आसान शब्दों में, फोकस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सही सिस्टम का नतीजा है। अगर आपका सिस्टम सही है, तो आप हर दिन अपनी सबसे बड़ी मेहनत को अंजाम दे सकते हैं। नियम 2 हमारी आधुनिक आदतों पर सबसे बड़ा प्रहार है। अगर आप दिन भर हर खाली सेकंड में अपना फोन चेक करते हैं, तो आप अपने दिमाग को बोरियत न से पाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। असल में एकाग्रता या फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस काम के वक्त स्विच की तरह ऑन कर सके। अगर आप बाकी के 20 घंटे अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन का आदी बना रहे हैं, तो वो बचे हुए 4 घंटों में चाहकर भी फोकस नहीं कर पाएगा। आपको अपने दिमाग को बोर होने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि गहराई से काम करना अक्सर उबाऊ होता है और उसमें बहुत दिमागी मेहनत लगती है। लेखक यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, भटकाव से ब्रेक ना ले, बल्कि इंटरनेट से ब्रेक ले। हम अक्सर काम के बीच में ब्रेक के तौर पर सोशल मीडिया देखते हैं। आपको उल्टा करना चाहिए। आप अपने दिन में इंटरनेट चलाने का एक समय तय करें और बाकी पूरे समय ये मान ले कि इंटरनेट मौजूद ही नहीं है। भले ही आपको काम के लिए इंटरनेट की ज़रूरत हो, तो भी उसे एक तय समय पर ही इस्तेमाल करें। इससे आपका दिमाग इस बात का आदी होने लगेगा कि उसे हर बार बेचैनी होने पर डोपामाइन की खुराक जैसे रील्स या मैसेज नहीं मिलेगी। जब दिमाग को ये पता चल जाता है कि उसे अभी कुछ नया या चटपटा देखने को नहीं मिलने वाला, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और मुश्किल काम पर टिकने की उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसी चैप्टर में लेखक प्रोडक्टिव मेडिटेशन यानी रचनात्मक ध्यान का तरीका भी बताते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई शारीरिक काम कर रहे हो जिसमें दिमाग की ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे पैदल चलना, नहाना या बर्तन धोना, तो उस वक्त अपने दिमाग को किसी एक खास समस्या पर फोकस करने के लिए कहें। मान लीजिए आपको कोई लेख लिखना है या किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सुलझाना है, तो चलते वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचें। जैसे ही आपका दिमाग भटक कर किसी और बात पर जाए, उसे वापस अपनी समस्या पर ले आए। ये जिम में मसल्स बनाने जैसा है। जितनी बार आप अपने भटकते हुए दिमाग को वापस लाएंगे, आपका फोकस मसल उतना ही मजबूत होता जाएगा। न्यूपोर्ट एक और मजेदार सुझाव देते हैं, काम में तेजी लाना। कभी कभी किसी काम को खत्म करने के लिए खुद को एक बहुत ही कम समय की डेडलाइन दे, इतनी कम कि उसे पूरा करने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े। जब आप खुद को ऐसी स्थिति में डालते हैं, तो आपके दिमाग के पास भटकने का विकल्प ही नहीं बचता। वो पूरी तरह उस काम में डूब जाता है। सरल शब्दों में ये नियम हमें ये समझाता है कि जो लोग बोरियत से भागते हैं, वे कभी महान नहीं बन सकते। महान काम अक्सर शांति और अकेलेपन में किए जाते हैं, जहां कोई शोर नहीं होता। अगर आप अपने दिमाग को शांत बैठना सिखा देंगे, तो फोकस करना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। नियम 3 आज के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा चुभने वाला और कड़वा सच है, जिन्हें हम अपनी जरूरत समझते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक। ज्यादातर लोग इन ऐप्स को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत फायदा नजर आता है, जैसे किसी पुराने दोस्त से जुड़ जाना या कोई जानकारी मिल जाना। न्यूपोर्ट इसे कोई भी फायदा, एनी बेनिफिट वाला नजरिया कहते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। वो कहते हैं कि समझदार इंसान को महत्वपूर्ण फायदे वाला नजरिया अपनाना चाहिए। यानी अगर कोई टूल आपके करियर या रिश्तों में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे रहा, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकिए। लेखक एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का सुझाव देते हैं, 30 दिन का सोशल मीडिया ब्रेक। वो ये नहीं कहते कि आप इसे हमेशा के लिए डिलीट कर दें, बल्कि सिर्फ 30 दिनों के लिए चुपचाप इन ऐप से गायब हो जाएं। न तो किसी को बताएं और न ही कोई घोषणा करें। 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछें। पहला, क्या इन 30 दिनों में मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर पाया जो सोशल मीडिया की वजह से नहीं हो पा रहा था? और दूसरा, क्या मेरे गायब होने से किसी को कोई खास फर्क पड़ा? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब यह होता है कि उनके गायब होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा।
और वे खुद पहले से ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव महसूस करने लगे। अगर जवाब नहीं है तो उन ऐप्स को हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। न्यूपोर्ट यहाँ नेटवर्क इफेक्ट के धोखे को भी उजागर करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पर नहीं होंगे तो हम दुनिया से कट जाएंगे या पीछे रह जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि असली दुनिया में आपकी वैल्यू आपके काम से होती है, न कि आपकी ऑनलाइन मौजूदगी से। सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने ऐप्स को स्लॉट मशीन की तरह बनाया है, जो आपका ध्यान खींचकर उसे विज्ञापनदाताओं को बेच देती है। वे चाहते हैं कि आप अपना कीमती ध्यान उन पर खर्च करें ताकि वे अमीर बन सके। आपको अपनी ध्यान की शक्ति को एक कीमती संपत्ति की तरह बचाना चाहिए और उसे मुफ्त में इन कंपनियों को नहीं देना चाहिए। इस नियम का एक और अहम हिस्सा है अपने खाली समय की योजना बनाना। हम सोशल मीडिया की तरफ तब भागते हैं जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता। अगर आप अपने मनोरंजन को पहले से प्लान नहीं करेंगे तो आप मजबूरी में फ़ोन ही उठाएंगे। इसकी जगह कुछ ऐसे शौक पालें जो आपके दिमाग को सक्रिय रखें, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या अपनों के साथ गहरी बातचीत करना। सरल शब्दों में ये नियम हमें सिखाता है कि सोशल मीडिया छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी और अपने फोकस पर फिर से अपना अधिकार जमा रहे हैं। जो लोग इन डिजिटल जंजीरों को तोड़ देते हैं उनके पास डीप वर्क करने के लिए अपार समय और मानसिक शांति होती है। डीप वर्क का चौथा और आखिरी नियम उन छोटे मोटे कामों पर हमला करता है जो हमें बिजी तो रखते हैं लेकिन हमें कभी कामयाब नहीं होने देते। इन कामों को उथला काम, शैलो वर्क कहते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना, फालतू की मीटिंग्स में बैठना, फाइलें इधर उधर करना या दिन भर व्हाट्सएप पर एक्टिव रहना। ये काम करने में बहुत आसान होते हैं और इन्हें करते समय हमें एक झूठा एहसास होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये काम कोई वैल्यू पैदा नहीं करते और इन्हें कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। लेखक इस नियम में एक बहुत ही कड़वी सलाह देते हैं, अपने दिन के हर मिनट की प्लानिंग करो। सुनने में ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप अपने समय को लावारिस छोड़ देते हैं तो उथला काम उसे दीमक की तरह चाट जाता है। वो सुझाव देते हैं कि आप अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटें, जैसे 9 से 11 बजे तक मैं सिर्फ सबसे मुश्किल काम करूंगा और 11 से 11:30 बजे तक मैं सारे पेंडिंग ईमेल निपटाऊंगा। जब आपके पास हर घंटे का हिसाब होता है तो आप अनजाने में फोन उठाकर समय बर्बाद नहीं करते। अगर दिन के बीच में कोई नया काम आ जाए तो अपनी प्लानिंग को बदल लें, लेकिन कभी भी बिना प्लान के न रहें। इस नियम का एक और क्रांतिकारी हिस्सा है उथले काम का बजट तय करना। अपने बॉस या खुद से पूछें कि आपके कुल काम का कितना हिस्सा उथला होना चाहिए। अगर आप एक लेखक या प्रोग्रामर हैं तो उथला काम 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी 80% समय आपको सिर्फ अपने मुख्य काम की गहराई में बिताना चाहिए। न्यूपोर्ट यहाँ तक कहते हैं कि हमें ईमेल भेजने के तरीके में भी बदलाव करना चाहिए। ऐसे ईमेल न लिखें जिनका जवाब देने के लिए सामने वाले को 10 बार मैसेज करना पड़े। इसके बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड ईमेल लिखें जिसमें सारी जानकारी एक बार में हो ताकि बार बार ध्यान न भटके। न्यूपोर्ट एक और बहुत बड़ी बात कहते हैं, शाम 5 बजे तक अपना काम पूरी तरह खत्म कर दें। इसे वो फिक्स शेड्यूल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जब आपको पता होता है कि आपके पास सिर्फ शाम तक का समय है तो आप अपने आप उन फालतू मीटिंग्स और गप्पों को मना करना सीख जाते हैं जो आपका समय बर्बाद करती है। आप काम के समय ज्यादा मुस्तैद रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद आपको काम करने की इजाजत नहीं है। संक्षेप में ये आखिरी नियम हमें सिखाता है कि व्यस्त रहना और उत्पादक होना दो अलग बातें हैं। दुनिया भर के सारे फालतू काम खत्म करने के बाद जो समय बचता है वही आपकी असली तरक्की का समय है। इस किताब का अंत करते हुए लेखक हमें ये यकीन दिलाते हैं कि एक गहरी जिंदगी जीना आसान नहीं है। इसमें बहुत अनुशासन और ना कहने की हिम्मत चाहिए, लेकिन जो इंसान इस रास्ते पर चलता है वो न केवल एक महान प्रोफेशनल बनता है बल्कि एक बहुत ही शांत और संतुष्ट इंसान भी बनता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपको फोकस करने में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ।